हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म को समझने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हालांकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है, इस तरह का कंसेप्ट हम मैकेनिक्स में ले चुके हैं, हम वहाँ यूज कर चुके हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, कोई एक पॉइंट चार्ज है Q1 और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। तो कूलम्स के नियम से हम जानते हैं कि Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया फोर्स कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर्स, यानी कि एक पर दो के द्वारा लगाया गया फोर्स, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज। अब हम मान लेते हैं कि एक और चार्ज हमने यहाँ पर ले लिया और इस चार्ज का नाम है Q3। अब इस Q3 चार्ज के कारण भी इस पर फोर्स आरोपित होगा, कुछ स्थिति में मिलेगा हमें। तो यदि एक चार्ज Q3 है तो यहाँ पर फोर्स जो कूलम फोर्स या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कह सकते हैं, यहाँ पर जो हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है, कितना मिल जाएगा, तो 13 वेक्टर्स। ठीक है। अब समझने की जरूरत ये है कि इस फोर्स के आ जाने के कारण इस फोर्स पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बखूबी एक और चार्ज अगर हम इसमें ले लेते हैं तो ये भी इस पर फोर्स आरोपित करेगा, Q4। इस प्रकार से इसके अराउंड बहुत सारे चार्ज हैं और सब एक दूसरे इस पर यदि फोर्स आरोपित करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आरोपित करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन सारे चार्ज द्वारा लगाया गया जो फोर्स होगा उसको हम निकाल सकते हैं वेक्टर सम के द्वारा। इसका वेक्टर सम हमें करना पड़ेगा और वेक्टर सम हम पीछे पढ़ चुके हैं और यही है यहाँ पे सुपरपोजिशन। थोड़ी सी और इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है और यहाँ पर एक ब्लॉक्स है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है और इसको इस पे कोई भी एक फोर्स के द्वारा इस पर खींच रहा है, इसको F1 फोर्स के द्वारा खींच रहा है। ठीक है। तो इस पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति यदि इस पर F1 फोर्स ले इसको अपने तरफ पुल कर रहा है और कोई फिर दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा पर्सन इसको F2 फोर्स लगाकर इसको अपने तरफ खींचने लगा, तो इसके खींचे जाने के कारण क्या F1 यहाँ से निगलेक्ट हो गया या इस पर कोई प्रभाव पड़ा? तो नहीं। देखिए F2 के कारण F1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि इस बॉडी पर टोटल नेट फोर्स ये चेंज कर जाएगा, यानी कि टोटल नेट फोर्स बॉडी का कितना मिलेगा हमें, F नेट यहाँ लिख सकते हैं कि F
नेट इज इक्वल टू हो जाएगा F1 पॉजिटिव F2। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी आपके घर में यदि कोई मेहमान एक आधा आता है और कुछ क्षण के बाद एक दूसरा मेहमान आ जाता है, तो एक मेहमान के आने से किसी दूसरे मेहमान का रिस्पेक्ट कम तो नहीं हो जाता। तो सिमिलरली वही यहाँ पर चीज़ है कि किसी भी पॉइंट चार्ज पर यदि किसी दूसरे पॉइंट चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अप्लाई होता है वहाँ पे, तो किसी तीसरे चार्ज के द्वारा उसी पॉइंट चार्ज पर लगाए गए फोर्स के प्रभाव से दूसरे चार्ज के फोर्स का प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ता। पहला तरीका। दूसरा, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। दूसरा चीज है कि अभी हमने यहाँ बताया कि नेट फोर्स F1 और F2 के बराबर होगा, इसके वेक्टर सम के बराबर होगा। अर्थात इस पॉइंट चार्ज के अराउंड अस जितने भी चार्ज होंगे, तो उसके द्वारा इस पर आरोपित जो फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो यहां पर जो नेट फोर्स मिलेगा, नेट फोर्स ये सबके योग के बराबर होगा। कौन से योग? वेक्टर सम के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं डिफिनिशंस के माध्यम से कि यदि टोटल फोर्स, ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है, अराउंड इट is the vector sum of that point charge due to all other point charge। अर्थात बहुल आवेशों के किसी निकाय में, बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम इसको लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका मतलब है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज, यदि मान लेते हैं कि मेरे पास एक चार्ज है, ये एक्स वाई हम लोग लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज हम लिख लेते हैं, ये कोई टेस्ट चार्ज है, इसको हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो गिवन पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, यहाँ पर हम बहुत सारे इसके अराउंड अस कोई पॉइंट चार्ज, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर Q1 स्थापित करते हैं, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर डैश डैश Q1 हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज अराउंड इट is the vector sum of the individual force acting on that point charge due to all other point charge। तो ये सबके द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर इसका नेट फोर्स होगा, यानी कि इस पॉइंट का जो नेट फोर्स होगा वो इसके वेक्टर सम के बराबर होगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि Q1 का रिजल्टेंट, Q1 का जो पोजीशंस वेक्टर्स है वो R1 वेक्टर्स है, Q2 Q3 का जो पोजीशंस वेक्टर्स है वो मान लेते हैं R3 वेक्टर्स है, Q2 का पोजीशंस वेक्टर हम मान लेते हैं कि ये R2 वेक्टर्स है, और ये Q1 का पोजीशंस वेक्टर हम मान लेते हैं कि Rn वेक्टर्स है, और ये हमारा एक टेस्ट चार्ज है, इसको हम R0 वेक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि Q1 Q2 Q3 बहुत सारे चार्ज हैं, Qn चार्ज हैं। ठीक है, जिसका पोजीशंस वेक्टर्स R1 R2 R3 दिया हुआ है। तो इस पर Q1 Q2 Q3
Q1 के द्वारा जो इस पर लगाया गया फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऐसे हम लिख सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Q1 इज कितना? तो मान लेते हैं F0 1 वेक्टर्स, F0 2 वेक्टर्स, F0 3 वेक्टर्स, F0 4 वेक्टर्स डैश डैश F0 n वेक्टर्स। अब इसका वेक्टर सम निकालते हैं, तो देयरफॉर F नेट बराबर हो जाएगा, F नेट बराबर हो जाएगा F01 वेक्टर्स, F02 3 वेक्टर्स पॉजिटिव, F04 वेक्टर्स प्लस डैश 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 F0 n वेक्टर्स। यही है सुपरपोजिशंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अब यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि F नेट बराबर सिग्मा, यानी कि सबका योग। ठीक है, वो यहाँ पर n हो जाएगा, n पार्टिकल्स I इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये मिल जाएगा आपको F0 वेक्टर्स। ये टोटल नेट फोर्स इज दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? टेस्ट चार्ज वाला पॉइंट। अब यदि आप चाहें तो इसमें इवेल्युएट रख सकते हैं, इवेल्यू कर सकते हैं रिस्पेक्टिव, जो हमने कूलम्स के नियम से पढ़ा है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन RS। और इसको यदि हम फुल वेक्टर्स में लिखें, इसको हम फुल वेक्टर्स में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें चीज़ें मिलेगा। देखिए उसको भी बना ही लीजिए। तो यहाँ इतने करने के बाद में इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। इसको आप नोट करते चलेंगे ताकि आपका एक ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से कूलम्स के नियम का ही यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और रिस्पेक्टिव फोर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे ऑन द टेस्ट चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले Q1 के द्वारा इस पर जो चार्ज, जो फोर्स अध्यारोपित होगा उसकी बात करेंगे। तो यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1, तो ये मिलेगा F01 वेक्टर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हम बड़ी आराम से जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, Q0 Q1 अपॉन्स। अब देखिए यहाँ पर जो R का वैल्यू है, R के वैल्यू के लिए हम फुल वेक्टर्स में अगर चलें तो R0 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स का होल क्यूब इंटू R0 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स। सिमिलरली उसी प्रकार फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q2 चार्ज, तो ये मिल जाएगा F01 वेक्टर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q2 अपॉन R0 वेक्टर्स माइनस, ठीक है, R2 इंटू मिल जाएगा R0 माइनस R2 वेक्टर्स। सिमिलरली
इफ नॉट वेक्टर्स की बात करते हैं क्यू एन 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर नॉट माइनस आर एन वैक्टर्स होल क्यूब इंटू कितना हो जाएगा आर नॉट वैक्टर्स माइनस आर एन वैक्टर्स। अब ये सारे वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग कि इस इक्वेशन में इवेलुएट कर देंगे, ठीक है। तो जब इवेलुएट करेंगे तो जब ये सारे मान को हम इसमें इवेलुएट करते हैं तो ये इवेलुएट करने के बाद हमें जो मिलने वाला है यानी कि पुटिंग दी ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तब हमें जो मिलेगा इफ नेट बराबर तो ये मिल जाएगा आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q1 अपॉन आर नॉट माइनस R1 वैक्टर्स का होल क्यूब आर नॉट वैक्टर्स माइनस R1 वैक्टर्स प्लस डैश 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 डायरेक्ट ही कर देते हैं, प्लस यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Qn अपॉन आर नॉट वैक्टर्स माइनस Rn वैक्टर्स आर नॉट वैक्टर्स माइनस Rn वैक्टर्स। सो इफ नेट बराबर इन लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं इफ नेट फोर्स बराबर यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो है हम यहाँ पर बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा Q नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, ठीक। अब यहाँ पर जो है n पार्टिकल्स तक हमने लिया है, सो n बराबर यहाँ पर n और I बराबर यहाँ पर 1 की बात करें, ठीक। और फिर वही स्टैटिक्स में हम जब चलेंगे तो ये मिल जाएगा Q R0 वैक्टर्स माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ वो कितना लिख सकते हैं RI लिख सकते हैं अपॉन्स नीचे की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी मिल जाएगा आपको R नॉट वैक्टर्स माइनस RI वैक्टर्स का होल, ठीक। ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ समीकरण नंबर इसको इक्वेशन नंबर 2 हम अगर लिखना चाहें तो हमें ये समझ आती है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड अस जितने भी पॉइंट चार्ज स्थिर हैं तो उन सभी पॉइंट चार्ज द्वारा उस टेस्ट चार्ज पर लगाया गया जो फोर्स होता है या जो अध्यारोपित जो फोर्स है, ठीक है, उन सभी फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि इसका किस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक। इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस देखते हैं ताकि आपको इसका यूज करने में थोड़ा सुविधा होगा, क्योंकि जब भी कोई आप एक्सप्रेशन पढ़िए, देखिए फिजिक्स पर पकड़ बनाने के लिए, उस पर अपनी पूरी तरह से ओवर कमांड करने के लिए आपको चाहिए कि आप जब भी किसी टॉपिक्स का एक्सप्रेशन आपको मिलता हो तो उस टॉपिक के माध्यम से तत्काल उसी वक्त किसी भी टेक्स्ट बुक से, हेल्प बुक से, जो भी आपके पास मटेरियल्स अवेलेबल्स है, ठीक है, उसमें से कोई भी न्यूमेरिकल्स आप लिखिए जो उस टॉपिक्स पर आधारित हो और उसको तत्काल बनाइए और उस एक्सप्रेशन का उसमें यूज कीजिए। इससे होता क्या है कि जब आप एक बार टॉपिक्स को पढ़ेंगे, एक बार लिखेंगे और फिर उसका यूज कर लेंगे, जैसे ही आप यूज करेंगे
तो वो आपके पास जो है हमेशा के लिए अवेलेबल हो जाता है एक्सप्रेशन। सो हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास 4 चार्ज है, 4 चार्ज, ठीक है, क्यू ए बराबर, ये मान लेते हैं हम लोग क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम्स, ठीक। उसके बाद क्यू बी बराबर -4 माइक्रोकूलम्स, ठीक है। एंड क्यू सी बराबर ये दिया हुआ है, मान लीजिए 3 माइक्रोकूलम्स। एंड क्यू डी बराबर ये दिया हुआ है -4 माइक्रोकूलम्स, ठीक। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर, आर लोकेटेड एट द कर्नर, located at the corner of a square, ठीक, स्क्वायर। ए बी सी डी ऑफ साइड 20 cm, 20 cm, ठीक। तो फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज, फाइंड द force on charge, force on charge of 1 नैनोकूलम्स, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ऐसे यूनिट्स में हम आपको यहाँ पर नोट्स में लिखवा देंगे। 1 नैनोकूलम्स, ठीक है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द, प्लेस्ड एट द सेंटर at center of the square, center of the square। अब देखिए बताते हैं कि 4 चार्ज क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी कोई न्यूमेरिकल्स को पढ़िए उसको 2 से 3 बार पढ़िए, फिर उसको समझिए कि न्यूमेरिकल्स में कौन सा कंसेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है, और उसका डायग्राम निर्धारित कीजिए। तो मान लिया कि हम आपको एक डायग्राम से यहाँ पर बनाते हैं हम लोग कि मेरे पास 4 चार्ज है और ये चारों चार्ज जो 4 चार्ज प्रेजेंट है वो 4th चार्ज है ए बी सी डी के स्क्वायर के कॉर्नर पर स्थित है। ये 4 चार्ज जो प्रेजेंट है कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पर ये जो चार्ज है मिल रहा है क्यू ए, इसका मान दिया हुआ है 3 कूलम्स, 3 माइक्रोकूलम्स सॉरी, और क्यू बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो -4 माइक्रोकूलम्स दिया हुआ है, और क्यू सी का जो मान दिया हुआ है, क्यू सी का मान 3 माइक्रोकूलम्स दिया हुआ है, 3 माइक्रोकूलम्स, और क्यू डी का मान -4 माइक्रोकूलम्स दिया हुआ है। क्यू डी का मान जो है -4 माइक्रोकूलम्स दिया हुआ है। अब इसके सेंटर में बताता है कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 नैनोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। इसके सेंटर में एक चार्ज है, मान लिया जाए कि इसका P कोई सेंटर है और यहाँ पर 1 नैनोकूलम्स का चार्ज रखा हुआ है। तो इस पर कितने फोर्स इसके द्वारा लगाए जाएंगे, इस चारों चार्ज के द्वारा इस पर कितने फोर्स लगेंगे, यानी कि व्हाट इज द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ चार्ज। बीच वाले चार्ज का जो नेट फोर्स होगा ड्यू टू क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी वो कितना होगा, इसको निर्धारित करना है। तो इसके लिए हम ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं। ये 4th चार्ज तो मिलेगा ही हमको, तो फोर्स भी 4 मिलेगा, और वही कूलम्स लॉ याद रखना है हमको। ये हमारा डायग्राम्स कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो साइड
दिया हुआ है वो दिया है 26। तो देखिए स्क्वायर का आप प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो हमें मिलेगा QC बराबर AC बराबर PD बराबर कितना मिल जाएगा आपको, तो ये मिलेगा 20 का स्क्वायर और पॉजिटिव 20 का स्क्वायर। अब यहाँ कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है, ये सीधा सीधा पाइथागोरियन थ्योरम यहाँ पर लगाया गया है मैथमेटिक्स का। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 400 इंटू 2, सो वी कैन रिटेन एज, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना 20√2 सेंटीमीटर। अब इसको यदि हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, अब यदि चलिए बाद में कन्वर्ट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, फिर इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, फिर इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम निर्धारित करेंगे। सो ये मिलेगा AP बराबर BP बराबर CP बराबर DP, और ये इजिकल टू हो जाएगा 20√2/2 इक्वल टू 10√2 सेंटीमीटर। एंड इन मीटर SI में हम अगर इसको कन्वर्ट कर दें तो 0.1√2 मीटर मिल जाएगा। ठीक, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब इसके बाद में हम लोग करते क्या हैं कि कूलम्स लॉ को निर्धारित करेंगे, और कूलम्स लॉ के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कूलम्स लॉ के माध्यम से हम देखेंगे कि फोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q 1 नैनो कूलम्स ड्यू टू QA, ठीक। ये कितना मिल जाएगा, तो F की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा A के कारण F, A वेक्टर से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो 1/4πε0 इंटू कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा Q1 इंटू 1 नैनो कूलम्स अपॉन R², ठीक है। यानी कि Q1 Q2, यहाँ पर चलिए Q2 ही लिख देते हैं, ज़्यादा सफिशिएंट। अब यहाँ पर इवेलुएट कर देते हैं, इसका मान हमने आपको बता चुके हैं 1/4πε0 हायर मीडियम में 9.10⁻⁹ सो यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम लोग 9 × 10⁹ Q1 के मान को अगर हम रखें तो ये मिल जाएगा आपको 1.10⁻⁹ नैनो कूलम्स को चेंज कर दिया, यानी 1 नैनो कूलम्स बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ कूलम्स, ठीक। ये वैल्यू हमने रख दिया। उसके बाद जो सेकंड है वो है 3 माइक्रो कूलम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 माइक्रो कूलम्स, इसको नोट करते चलेंगे। 1 माइक्रो कूलम्स होता है 1.6 × 10⁻⁶ कूलम, तो ये मिल जाएगा 10⁻⁶ होल डिवाइडेड बाई। अब देखिए यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट करके रख सकते हैं कि 0.1 को आप लिख सकते हैं 1/10 और √2 ऊपर हो जाएगा, सो यहाँ पर मिल जाएगा √2/10 का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये मिल जाएगा आपको 2/100, और इसको आप लिख सकते हैं 2/10⁻², ठीक। सो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट जितने ही आपको क्लियर होगा, कौन बातें कहाँ से निकल के आ रही है, इसको आप जितने ही ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो ठीक इसके आगे वाला जो न्यूमेरिकल्स होगा उसका कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। ये एक पढ़ने का भी माध्यम है, तरीका है, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाएँ और सीख पाएँ।
अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू को इवेलुएट कर देते हैं। तो 2 इंटू 10⁻⁻², यानी 10⁻²। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पे कि 9 3 जा 27 डिवाइडेड 2 आर इक्वल टू 13.5। इसका मतलब है कि 9 3 27 हो गया, ठीक है। और 27 का आधा करेंगे तो 13.5 मिलेगा, और 13.5 मिलेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये माइनस जाके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10⁻4 न्यूटन्स, ये एक फोर्स आपको मिल गया। सिमिलरली उसी प्रकार अब देखिए इसके अलाउ में ये जो क्यूसी की वैल्यू है ये भी उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज 1 नैनो कूलम्स, ठीक है। 1 नैनो कूलम्स एट पी, ठीक, ड्यू टू चार्ज क्यूसी, क्यूसी ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो इसको हम जैसे एफ क्यू ए को एफ ए वैक्टर से, तो इसको हम एफ सी वैक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मिल जाएगा हमको उतने ही, चूँकि 13.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन्स, ठीक है। और ये अलोंग मिलेगा अलोंग पी। सो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि एफ ए बराबर माइनस एफ सी वैक्टर। सो नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स यहाँ कितना मिल गया? 0। सिमिलरली उसी प्रकार अगर हम इसके माध्यम से निकालते हैं एफ बी वैक्टर्स की वैल्यू को निकालेंगे तो मिल जाएगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R² और ये मिलेगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब देखिए 1 नैनो कूलम्स 1 इंटू 10⁻9 इंटू 4 माइक्रो कूलम से माइनस 4 माइक्रो कूलम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻6 होल डिवाइडेड बाई आर, तो बदलेगा नहीं। सो आर को हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, और फिर जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9 3 जा 36 अपॉन 2 यानी कि 18, ठीक है। और फिर हमें कितना मिल जाएगा? 10⁻4, सेम कंडीशन 10⁻4 न्यूटन्स, ठीक है। अलोंग बी, सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ भी हम जो देखते हैं तो यहाँ भी मिलेगा, कितना मिलेगा हमको? तो यहाँ जो मिलेगा एफ बी वैक्टर बराबर माइनस एफ डी वैक्टर, यहाँ का भी कैलकुलेशन सेम मिलेगा। तो यहाँ भी देयरफॉर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे नेट फोर्स कितना मिला हमको? 0 मिला। तो हेंस नेट फोर्स ऑन 1 नैनो कूलम्स, ठीक है, और ड्यू टू ऑल चार्ज Q1 QA QB QC एंड QD कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज 0, यानी कि जो नेट चार्ज है उसका मान हमें कितना मिला? 0। अब इसके बाद हम इसी प्रकार से जो है बारी बारी से जो भी टॉपिक्स क्लियर करेंगे उस पर एक न्यूमेरिकल्स, दो न्यूमेरिकल्स जैसा होगा उसको हम लोग देख लेंगे, जिससे कि हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तब तक सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक।
Till then, you do what your heart does. धन्यवाद.